Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो हमारे important articles है, the first article is regarding there has been some deficit that have been found in the students learning program. So यहाँ पर एक वाइड सर्वे हुआ है जिसको परख कहा जा रहा है. सो उस सर्वे में बहुत सारा डेफिसिट जो है इन स्टूडेंट लर्निंग पाया गया है. सो दिस इज़ दी फर्स्ट न्यूज़. मुझे लगता है GS1 के लिए ये फॉर्डर मटेरियल के रूप में बहुत अच्छा आप इसका यूज़ कर सकते हैं. सोसाइटी पे, GS2 पे भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है. So this is the first important news. The second important news is regarding India-Brazil partnership, and both India and Brazil being voice of the global south, दोनों countries जो है they are one of the better developing countries you can say in the world, and दोनों के goals aspiration almost somewhat it is very similar. So ये सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे लगता है. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग ECI. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अनफेटर्ड पावर. इसके रिगार्डिंग जो है आर्टिकल आया है इन दी न्यूज़पेपर. सो ये तीनों मुझे लगता है न्यूज़ आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग परख. ठीक है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण. ठीक है, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण. परख इज़ मतलब टेस्टिंग, राष्ट्रीय इज़ फॉर एंटायर कंट्री एंड सर्वेक्षण मीन्स सर्वे, राइट. तो चेकिंग करने के लिए यहाँ पे देखा गया कि जो केंद्रीय विद्यालय जो है वो क्लास 3 के स्टूडेंट्स में, जो केंद्रीय विद्यालय जो सेंट्रल स्कूल जिनको हम कहते हैं, उनका परफॉर्मेंस हैज़ बीन दी लोएस्ट वन. सो जैसे पंजाब है, केरला है, टॉप परफॉर्मर्स है. ठीक है, पंजाब हो गया, केरला हो गया, दीज आर दी टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स. और उसके अलावा जो है बाकी स्टेट्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट हम देख पाएंगे. ठीक है, तो जो डेटा है वो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप डेटा जो इंपॉर्टेंट मेजर डेटाज है उसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, सो कंट्री वाइड यहाँ पर सर्वे हुआ है जिसमें ऑब्वियसली डेफिसिट्स जो है हमें देखने को मिले हैं. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है अर्ली स्टेज के जो मैथमेटिक्स है वो भी नहीं कर पा रहे. सो द सिचुएशन इज़ नॉट वेरी गुड इन हियर. ठीक है, तो अगर आप देखें the result of performance assessment review analysis of knowledge and holistic development. ठीक है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण. ठीक है, इसको मतलब क्या है, देखिए परफॉर्मेंस असेसमेंट है, देन रिव्यू है, एनालिसिस है ऑफ नॉलेज ऑफ फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. ये इसको पूरा अगर आप मिला दे तो वो परख बन जाता है. और राष्ट्रीय सर्वेक्षण जिसको साथ में मिला के हम क्या बोलते हैं, परख RS. ठीक है, फॉर्मली नॉन एज द नेशनल अचीवमेंट सर्वे, NAS इसको कहा जाता था, हैज़ रिवील दैट पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरला, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, चंडीगढ़ आर दी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन स्कूल एजुकेशन. सो स्कूल एजुकेशन में अगर आप देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग जो हमारे स्टेट्स है वो ये कुछ स्टेट्स है, जैसे केरला हो गया, या फिर आपके पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, चंडीगढ़ हो गया. ठीक है, ये सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो है अच्छे परफॉर्मिंग स्टेट्स है. ठीक है, परख RS जो है उन्होंने असेसमेंट किया है परफॉर्मेंस ऑफ 21,15,000. ठीक है, बच्चों का जो है डिफरेंट स्कूल 74,229 स्कूल्स में, जो कि कुछ 3 ही क्लास का असेसमेंट यहाँ पे हुआ है, क्लास 3rd, क्लास 6th एंड क्लास 9th के. ठीक है, और 781 डिस्ट्रिक्ट सारे देशों में यहाँ पर, देश के ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स के यहाँ पर जो सर्वेक्षण है वो हो गया है. और उसमें क्या है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स जैसे लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है फॉर ग्रेड 3, 6 एंड 9, एंड द वर्ल्ड अराउंड अस फॉर ग्रेड 3 एंड 6, जैसे जो मैप वगैरह के क्वेश्चंस है, साइंस, सोशल साइंस फॉर क्लास 9. ऐसे बहुत सारे मिक्स एंड मैच्ड क्वेश्चन जो है पूछे गए. एज मेनी एज 2,70,424 टीचर्स एंड स्कूल लीडर्स रिस्पॉन्डेड थ्रू क्वेश्चनर्स. तो बहुत सारे बच्चे जो है जैसे टीचर्स और स्कूल लीडर्स ने भी क्वेश्चनर्स के थ्रू रिस्पॉन्स जो है वो प्लेस इन किया. ठीक है, सो उसमें जो है आपको ऑब्वियसली पता है कि केरला इज़ वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स, राइट. तो पंजाब भी इसमें निकल कर आया है, तो हिमाचल प्रदेश भी. सो अगर आप देखें ग्रेड 3 तक पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरला जो है ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स के रूप में आए हैं. केरला, पंजाब एंड दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव ये ग्रेड 6 पे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है. ठीक है, ग्रेड 6 के लिए. और ग्रेड 9 के लिए पंजाब, केरला एंड चंडीगढ़ वे दी टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स. सो क्लास 3rd, क्लास 6th, क्लास 9th ये 3 क्लासेस पे जो है ये पैरामीटर्स पे चेक हुए हैं, और 21 लाख किड्स का जो है यहाँ पर असेसमेंट किया गया.
द केंद्रीय विद्यालय रन बाय यूनियन गवर्नमेंट, जिनको हम सेंट्रल स्कूल्स भी कहते थे, रिकॉर्डेड द लोएस्ट परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स इन ग्रेड 3. इन ग्रेड 6 द गवर्नमेंट एडेड एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स शोड वीक परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स. फॉर ग्रेड 9th द स्टूडेंट्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय परफॉर्म द बेस्ट अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स पर्टिकुलरली इन लैंग्वेज. तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है इन केंद्रीय विद्यालय उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है. जो मिडिल एजुकेशन जो है, जो 6, 7, 8 का जो एजुकेशन है, उसके लिए हमें स्टेट गवर्नमेंट को और ज़्यादा एड देना चाहिए. ठीक है, उसमें और हमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है. और जो 9, 10 है उसमें इन पर्टिकुलर ही हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग कराना चाहिए. लेकिन केंद्रीय विद्यालय हैज़ आउट परफॉर्म्ड इन लैंग्वेज. ठीक है, लैंग्वेज वाले जो लैंग्वेज और मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस पे लिया गया है, राइट. सो यहाँ पर उन्होंने लैंग्वेजेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है. सो ये डेटा, ये होता है क्रूड डेटा. ठीक है, इन डेटा से हम अपने फर्दर जो हम पॉलिसी बनाएंगे, देखिए एजुकेशन एंड हेल्थ, ये इसका हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमेशा जो है गवर्नमेंट ऑलवेज थिंक्स अबाउट. ठीक है, बी इट एनी गवर्नमेंट, दे ऑलवेज थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन. सो वी हैव टू टेक दीज रॉ डेटाज आउट एंड वी हैव टू मैन्यूवर इट एंड वी हैव टू मेक इट यूज़ इट इन अ मोर पॉजिटिव वे, जिसमें हमें नेट पॉजिटिव गेन ही हो. ठीक है, उस टाइप का हमें परफॉर्मेंस जो है लेकर आने के लिए ये डेटाज इंपॉर्टेंट है. रिजल्ट में क्या देखा गया कि ग्रेड 3 के जो है इसमें 67% स्टूडेंट जो है वो दे नो इनफ वर्ड्स टू कैरी आउट डे टू डे इंटरेक्शन इफेक्टिवली एंड कुड गेस द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग वोकेबुलरी. ठीक है, तो जैसे न्यू वर्ड है, कोई न्यू वर्ड है, ठीक है, तो न्यू वर्ड का यूज़ करके वो डे टू डे वो जो इंटरेक्शन है उसमें तो बात कर ही लेते. लेकिन अगर उनको कोई न्यू वर्ड ही दे दिया गया तो वो एग्जिस्टिंग वोकेबुलरी का यूज़ करके दे कैन नो द मीनिंग. ठीक है, यही तो होता है बचपन में, ऐसे ही तो हम सीखते हैं, राइट. क्लास 6 में ओनली 54% could represent numbers using place value structure of the Indian number system and could read the names of very large numbers. ठीक है, जैसे ऐसे कुछ बड़े नंबर्स दे दिए गए, तो इसमें प्लेस वैल्यू नंबर आपका वंस, टेंस, राइट. वंस प्लेस पे, टेंस प्लेट पे 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड लाइक दैट, राइट. सो वो जो प्लेस वैल्यू सिस्टम पे ओनली 54% कुड परफॉर्म. ठीक है, वो यहाँ पर ये एक चैलेंज हमें देखने को मिला. और बहुत बड़े नंबर जैसे ये है, अब इसके आगे मैं अगर, ठीक है, ये 5 लगा दूँ, सो ये क्या है, 5 करोड़ 21 लाख ऐसा होगा ना, 5 करोड़ 21 लाख ऐसे दिखने को हमें लग रहा है. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये पूरे रीड करने में भी प्रॉब्लम आ रहा है. दिस इज इशू ऑफ क्लास 6. ठीक है, ओनली 38% कुड सॉल्व पजल्स एंड डेली लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग वन और मोर ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स. तो ये सिचुएशन जो है ग्रिम होते जाता है. मतलब आपको प्राइमरी स्कूल का एजुकेशन को सेकेंडरी स्कूल के एजुकेशन के साथ मिक्स करने के लिए वो जो ब्रिज है उसको गैप को फिल करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड 5th, 3rd से लेकर आई वुड से 7th, 8th तक तो ये जो है बहुत क्रूशल होता है स्टूडेंट का. उसी समय जो है प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा होता है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. ठीक है, सो अगर आप परख देखें, परख क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब काफ़ी लंबा इसका नाम है. पर परख जो है ये क्या है, it is an unit established within NCERT in 2023 to standardize school board assessment nationwide. तो ये क्या है, ये परफॉर्मेंस वगैरह जो है ये चेक करता है. परख टीम जो है इसमें लीडिंग असेसमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि जिनको पता है कि कैसे एजुकेशन लेना चाहिए और उनको वो इंडिया और इंटरनेशनल एजुकेशन हर सिस्टम के बारे में उनको एक बहुत अच्छा आइडिया रहता है. उस हिसाब से वो प्लानिंग जो है वो करते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव फुलफिलिंग है, जैसे स्टैंडर्ड सेट करना, गाइडलाइन सेट करना, एक्टिविटीज़ इंप्लीमेंट करना, स्टूडेंट असेसमेंट करना. ठीक है, जो भी आपके आइडियाज़ है अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसको इंप्लीमेंट करना परख का काम है. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को. सो दिस वाज रिगार्डिंग परख. वी कैन मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़. द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग इंडिया एंड ब्राज़ील पार्टनरशिप. यहाँ पर क्या है, इट इज़ वेरी रेलिवेंट बिकॉज बोथ ऑफ देम रिप्रेजेंट द ग्लोबल साउथ, राइट. दोनों जो है ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं एंड दोनों का जो रिलेशनशिप है इट इवॉल्व वेरी नेचुरली एंड हमारे टाइज बहुत है. कॉलोनियल लिंक के कारण हमारे टाइज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं. ठीक है, सो बहुत टू ऑफ देम आर लार्ज डेमोक्रेटिक नेशंस और उसके बाद डिप्लोमेसी में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंस है. वो ट्रेड में इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो है. फिर ब्रिक्स जैसे समिट पे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, G20 जैसे समिट पे,
हम इंटरैक्ट करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करता है, ठीक है। इंडिया एंड ब्राज़ील वेर इन एग्रीमेंट दैट ऑल ग्लोबल प्रॉब्लम शुड बी रिजॉल्व थ्रू डायलॉग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड इन ब्रासीलिया ऑन ट्यूसडे। सो रियो दे जानेरियो में जो है ब्रिक्स मीटिंग से पहले वी हैड अ मीटिंग विद ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा, ठीक है। सो ब्रासीलिया में उन्होंने कहा है कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स को हम नेगोशिएट करके रिजॉल्व कर सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड टू ब्राज़ील आफ्टर रिसीविंग द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस, जो द हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील का हाईएस्ट स्टेट ऑनर जो है ये प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी जी को दिया गया बाय प्रेसिडेंट लूला, ठीक है। सो द टू साइड्स साइन 6 एग्रीमेंट्स, देखिए 6 एग्रीमेंट्स देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी पे है, कॉपरेशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, ऐसे कुछ 6 एग्रीमेंट्स जो है हमने विद ब्राज़ील जो है साइन किया है, ठीक है। We will continue our effort to connect our defense industries, Mr. Modi said, announcing that the two sides were working together on adoption of UPI, ठीक है। UPI जो है इंडिया का UPI अब ब्राज़ील में भी चलेगा। सो रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारा बहुत फोकस रहता है, एग्रीकल्चर पे हमारा फोकस है, और यहाँ पर कोऑपरेशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म पे भी हमारा बहुत फोकस है। वैसे इफ़ यू सी इन दी लैटिन अमेरिका, ड्रग्स एक बहुत 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 मेजर इशू है इन दी लैटिन अमेरिका। अगेन सेकेंड वन थिंग इज द इशू ऑफ माफियाज, ठीक है, माफियाज एंड द ऑर्गेनाइज क्राइम जो है बहुत रैम्पेंट है, ठीक है। इंडिया में भी अगर आप देखें ऑर्गेनाइज क्राइम वैसे बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है, बट इन लैटिन अमेरिका इट इज़ मोर सो यू नो वेरी मच ऑर्गेनाइज क्राइम्स, एंड ऑर्गेनाइज क्राइम्स जो है बहुत ज़्यादा दे हैव दिस, दे प्ले अ रोल ऑफ ए नॉन गवर्नमेंट काइंड ऑफ एन रोल जो है वो एक प्ले करते हैं ऑर्गेनाइज माफियाज, गूंस जो है वो, तो वो बहुत बड़ा इशू रहता है ऑफ लैटिन अमेरिका। एंड इन इंडिया हम एक बहुत डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस के साथ यू नो वी डील विद द मेजर सेट ऑफ टेररिज्म, द मेजर इशू ऑफ टेररिज्म इज समथिंग दैट वी बोथ द कंट्रीज वी डील विथ, ठीक है। हम जो है दोनों देश जो है टेररिज्म से बहुत ज़्यादा हम यू नो डील करते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन के रूप में आता है, ठीक है। और यूपीआई जो है हम दोनों कंट्रीज़ जो है वो लेकर एक साथ वी वांट टू यू नो ब्रिंग द यूपीआई इन ब्राज़ील। सो पोर्चुगीज एक्सप्लोरर पेड्रो एल्वेरेस कैब्रल, ठीक है, ये पहली बार 1500 में ब्राज़ील में पहुँचे थे। उसके बाद जैसे ही 2 years आफ्टर वास्को डी गामा हैड लैंडेड इन इंडिया, 1498 पे वास्को डी गामा जो है इंडिया आए थे, और कैब्रल जो है वो इंडिया आने से पहले, इंडिया जाने के बजाय वो आपके ब्राज़ील चले गए थे। और पोर्चुगल ने ही बाद में यहाँ पर जो है 3 सेंचुरीज का जो है कॉलोनियल रूल किया था ब्राज़ील के ऊपर, वहीं से उन्होंने प्लांटेशन एग्रीकल्चर ऑफ कॉफ़ी का भी शुरू किया था। सो पेड्रो एल्वेरेस कैब्रल जो है ये वहाँ के यू नो कॉलोनियलिज्म का जो शुरुआत है वहाँ पर इन्होंने किया था, पोर्चुगल ने ही किया था, और पोर्चुगीज ने ही रूल किया है गोवा पर 450 ईयर्स पे। इसीलिए आप देख पाएंगे एक सिमिलैरिटी ऑफ गोवन कल्चर विथ दिस पोर्चुगीज कल्चर विथ द स्पेनिश कल्चर, ठीक है। और इसीलिए वहाँ पर क्या है, पोर्चुगीज के आने के कारण ही उस रीजन में कॉफ़ी का बहुत कल्टीवेशन होने लगा, ठीक है। कॉफ़ी का कल्टीवेशन भी इसीलिए माना जाता है कि वो लोगों ने यहाँ पर शुरुआत जो है की थी, ठीक है। Being outpost of Portuguese imperialist empire, Goa and Brazil had trade exchanges and cultural similarities. मैं जो अभी बोल रही थी कि वो सिमिलर एक कल्चर आपको देखने को मिलेगा ब्राज़ील में भी और आपके गोवा में भी। During the period, coconut and mango crops arrived in Brazil from India for the first time, while Brazil sent cashew nuts here. So ब्राज़ील से हम cashew nuts लाए, इंडिया से कोकोनट और मैंगोज जो है वहाँ पर गए, तो एक ट्रेड एक्सचेंज जो है वो शुरू हो गया। Apart from this, Indian cattle breed were also exported to Brazil, which had now formed over 80% of country's livestock, known as Nellore, ठीक है। नेल्लोर जो है काऊ का एक वैरायटी है, जो कि नेल्लोर जो इंडिया के आंध्र प्रदेश से जो नेल्लोर जो एक जगह है वहाँ के काऊ के ब्रीड को वहाँ पे लेके गया और उसको वहाँ पे नेल्लोर काऊ का ब्रीड जो है वो कहने लगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे बहुत टाइप के हैं काउस पाए जाते हैं, जैसे सिंधी काऊ हो गया, गिर काऊ हो गया, ठीक है। इन असम वी हैव लखीमी काऊ, ठीक है। सो वैसे ही नेल्लोर इज़ वन काइंड ऑफ काऊ वेराइटी विच इज़ फाउंड इन यू नो आंध्र प्रदेश, तो वहाँ से ब्राज़ील की ओर लेकर गए और वहीं पर ब्राज़ील में ही नेल्लोर काऊ जो है 80% ऑफ एंटायर लाइफ स्टॉक आर इंडियन कैटल ब्रीड्स विच आर इन
ब्राज़ील। तो इस कारण से ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारे उनके साथ हमारे बहुत टाइज को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप देखिए डिप्लोमेटिक टाइज जो है हमने कब से इस्टेब्लिश किए, जब से हम आज़ादी हुए थे, ठीक है। 1948 से वी हैव द डिप्लोमेटिक टाइज। और यहाँ पर क्या है, 1961 में ब्राज़ील अपोज्ड इंडियाज ऑपरेशन विजय दैट लिबरेटेड गोवा फ्रॉम पोर्चुगीज रूल एंड इंडो ब्राज़ील रिलेशन जो है बहुत सालों तक फ्लरिश नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज पोर्चुगल जो है जो हम पोर्चुगीज़ है ऑब्वियसली उन्होंने अपोज किया कि गोवा को जब हमने लिबरेट किया 1961 में, दे वर नॉट हैप्पी। तो उसके कारण हमारा जो ब्राज़ील के साथ जो है उतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं हो पाया, ठीक है। हमारा रिलेशनशिप उतना फ्लरिश नहीं हुआ। लेकिन 2000 के बाद से वी कैन से दैट हमने बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने की कोशिश की, इसीलिए तो हमने ब्रिक बनाया, राइट, ठीक है। साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ, लेकिन ब्रिक जो है उसका फॉर्मिंग कंट्रीज़ में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना ही थे, ठीक है। तो अगर आप देखें मेजर इंडियन एक्सपोर्ट जो हम ब्राज़ील को करते हैं उसमें हम प्रोसेस्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट करते हैं जो डीजल है, एग्रोकेमिकल जैसे इंसेक्टिसाइड्स है, फंगिसाइड्स हम भेजते हैं, केमिकल्स भेजते हैं, फार्मास्यूटिकल गुड्स भेजते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट भेजते हैं, यार्न भेजते हैं, अनराउट एल्यूमिनियम जो है ये सब हम भेजते हैं। ब्राज़ील से हम क्या लाते हैं, क्रूड ऑयल लाते हैं, सबसे कच्चा तेल लाते हैं, सोया ऑयल लाते हैं, गोल्ड लाते हैं, रॉ शुगर लाते हैं, कॉटन लाते हैं, गम लाते हैं, वुड लाते हैं, टर्प्यूटिन ऑयल लाते हैं, केमिकल्स जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड लाते हैं, आयरन ओर कॉन्सेंट्रेट्स, ये सारी चीज़ें जो है हम दोनों देशों के बीच में ट्रेड जो है वो होता है। पर इस ट्रेड को और हम ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस दैट वी नीड टू ट्रेवल ये उतना ज़्यादा फ्रुक्टिफाई नहीं हो पाया, ठीक है। सो this was regarding Indo-Brazil relationship. We can move to the last news. The last news is regarding ECI does not have unfettered powers, ठीक है। So जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके पास अनफेटर्ड पावर नहीं है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखिए आर्टिकल 324 जो है वो बेसिकली फॉर्म करता है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो आर्टिकल 326 जो है ये क्या कहते हैं कि जो हमारा जो इलेक्शंस है इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब जो भी 18 ईयर्स के अबव है उनको हम वोट देने का अधिकार देते हैं, अनलेस यू आर डिसक्वालिफाइड यू आर क्वालिफाइड, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में द एसेंस इज दैट अनलेस यू आर डिसक्वालिफाइड यू आर क्वालिफाइड। अगर आपको हम डिसक्वालीफाई करते हैं तभी आप क्वालिफाइड हो, तभी आप नॉट क्वालिफाइड होते, ठीक है। अगर आपको हमने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है देन मीन्स यू आर क्वालिफाइड। समझ में आया? 18 ईयर्स एंड अबव है, अगर आप डिस्क्वालीफाइड नहीं है देन यू आर क्वालिफाइड। सो उसी को हम एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक है, उसके हिसाब से जो है हम वोट जो है वो कास्ट करते हैं। दिस मीन्स एवरी एडल्ट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू बी अ वोटर इफ दे आर नॉट डिस्क्वालीफाइड ऑन सर्टन स्पेसिफिक ग्राउंड। यही बात जो है मैं अभी समझा रही थी, यही लिखा हुआ यहाँ पर आ गया, अनलेस यू आर डिस्क्वालीफाइड यू आर क्वालिफाइड, मतलब हर कोई वोट कर सकता है अगर आप डिस्क्वालीफाइड नहीं है तो। There are two essential qualifications of being an elector under this article. The person should be citizen of India and should not be aged less than 18. अब ये दो conditions है, अगर आप इन conditions को meet करते हैं तो आप आप एलिजिबल है वोट डालने के लिए। पहला तो आपको सिटीजन होना होगा और दूसरा आपका एज 18 से कम नहीं होना होगा, ठीक है। सो ये दो क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है और अगर आपको हमने कोई ग्राउंड्स पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया है दैट मीन्स यू आर अ पक्का वोटर, ठीक है। मिनिमम एज का गैप है, मैक्सिमम एज का कोई कैपिंग नहीं है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 लेज डाउन दिस क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन इलेक्टर्स। जैसे कुछ रोपा के अंतर्गत कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस है, जैसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इनकॉम्पिटेंट अगर आप है, अनसाउंड है, एब्जॉल्व अगर आपके ऊपर आप अगर आपका अगर दिवालिया जो है वो निकल गया है, ठीक है, अनसाउंड है अगर, तो इसके कारण जो है आपको डिस्क्वालीफाई जो है किया जा सकता है, ठीक है। इंसॉल्वेंट है अगर आप, ठीक है, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये कुछ प्रोविजंस है जिससे आपको डिस्क्वालीफाई जो है किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी दिए गए हैं, सम कंडीशंस आर ऑल्सो लिस्टेड डाउन, ठीक है। सेक्शन 19 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यहाँ पर क्या बोला गया है, इट पर्सन शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत बेसिकली इसको लाया गया था, एंड शुड बी एन ऑर्डिनरी रेसिडेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। एक ऑर्डिनरी रेसिडेंस होना होगा उनको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का।
Since the conduct of free and fair elections is an essential feature and basic feature of the Constitution, the Election Commission of India needs to have all necessary powers to complete their task. समझ में आ रहा है? बेसिक है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमें कंडक्ट करवाना है तो हमें क्या करना होगा, ये बिकॉज फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, ठीक है, वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द कंट्री, तो उसके लिए हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को थोड़े ज़्यादा पावर्स जो है वो देने होंगे. सेक्शन 21 ऑफ ROPA deals with preparation and revision of electoral rolls. It speaks the 4 stages of revision. पहला आपका जो है इलेक्टोरल रोल्स कैसे बनेगा. पहला होता है बिफोर इलेक्शंस टू दी लोकसभा एंड द असेंबली. पहले तो आपका लोकसभा से पहले आपका रोल जो है वो बन जाएगा. बिफोर ईच बाई इलेक्शंस आपका एक वोटर इलेक्टोरल रोल निकलेगा. तीसरा क्या है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ ECI इन एनी ईयर. अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं कि चलिए मुझे लगता है कि अगले इलेक्शन अभी नहीं हो रहा है लेकिन आने वाले समय में हो सकता है, तो आपका जो है इलेक्टोरल रोल जो है वो निकलेगा. या फिर अगर एक स्पेशल रिविजन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो आपका जो है वोटर रोल को जो है इलेक्टोरल रोल को हम फिर से रिवाइज कर सकते हैं. All revision except Article 4 are done with reference to qualifying date under the Section 14, that is the first day of the January. ठीक है, January 1st से पहले जो है सारे रिविजन्स हो जाते हैं. जैसे 2026 का अगर हमें रिविजन करना है तो January 1st से पहले हमारा सारा रिविजन हो जाना चाहिए. Only the exception is Article 4. नो क्वालिफाइंग डेट इज मेंशन बिकॉज इट कैन बी डन एट एनी टाइम. ठीक है, कोई भी क्वालिफाइंग डेट नहीं बोलेगी कि अगर आप 18 अगस्त को अगर आप एक मतलब एक आप एलिजिबल वोटर है तो ही आपको जो है क्वालिफाई किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. एक ऐसा कोई भी क्वालिफाइंग डेट जो है नहीं लिखा गया है. इट्स जस्ट कि आपको इस डेट से पहले आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में होना चाहिए. ठीक है, सो ये आपको समझ में आया. इसमें बस थोड़े आर्टिकल्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है बिकॉज वन इलेक्शन दैट हैज़ बीन हैपनिंग इन बिहार. सो उसके कारण जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेटा सेट्स जो है मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज इलेक्शन होकर गया है तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को. With this, we have come to the end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion really soon. Till then, take care, study hard, and thank you.